नमस्कार मित्रों। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ उसी से रिलेटेड आगे के नियमों को बताएंगे। इससे पहले कि कुछ नियम जो मैं अपने पिछले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आज मैं उसी से जस्ट आगे इस नियम को आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से देखें। यदि वाक्य का कर्ता इट या कोई लाइफलेस थिंग, लाइफलेस का मतलब होता है निर्जीव वस्तु, मतलब यदि वाक्य का कर्ता इट हो या कोई लाइफलेस थिंग हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश, वाक्यांश का मतलब आपको पता है फ्रेज, वाक्यांश का हिंदी में फ्रेज होता है। उस वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश यदि फॉर मी आता है तो उसे आई में, और फॉर हिम आता है तो उसे ही में, फॉर अस आता है तो उसे वी में, फॉर देम आता है तो उसे देम में परिवर्तित कर देते हैं। तथा शेष सभी नियम पहले जैसा ही होता है। सिर्फ वाक्यांश के लिए हमको फॉर मी या फॉर हिम या फॉर अस या फॉर देम, इसके लिए हमें इनके नॉमिनेटिव केस में अर्थात इनके नॉमिनेटिव फॉर्म में इसे बदल दिया जाता है। जैसे देखिए, पहले क्या होता था कि द ट्री इज टू हाई, ठीक है। अब द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, पहले क्या आता था कि ये वाक्यांश नहीं आता था, लेकिन अब क्या आ रहा है, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। तो इस वाक्य को बदलने के लिए हम तरीका क्या होना चाहिए कि फॉर मी को केवल आई में बदल देना है। द ट्री टू को सो में बदलेंगे, द ट्री इज सो हाई दैट आई, फॉर मी को किस में बदलेंगे, आई। और चूंकि ये इज है, प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे कैन नॉट, आई कैन नॉट क्लाइंब, ठीक है। समझो, समझ में आया। फिर एक बार देखेंगे आप, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, तो इसमें फॉर मी है, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। सेकेंड सेंटेंस एक बार और देखेंगे आप, इट वॉज टू हार्ड फॉर हिम, यहाँ देखिए वाक्यांश फॉर हिम आया हुआ है, इट वॉज टू हार्ड फॉर हिम टू गो आउट, मतलब अब इस वाक्य को बदलेंगे तो इट वॉज टू को शो में इट वॉज सो हॉट दैट, दैट लगाएंगे, क्लॉज अलग होगा, इट वॉज सो हॉट दैट। अब ये फॉर हिम है, हिम बदल देंगे फॉर हिम। देखिए मैं बताया हूँ कि फॉर हिम आता है तो हिम है, अगर फॉर हर आता है तो उसे सी में बदल देते हैं। तो यहाँ पे फॉर हिम है इसलिए इसे हिम बदल दिए, फॉर हिम मतलब द ट्री इट वॉज टू हॉट, इट वॉज सो हॉट दैट ही कुड नॉट गो आउट, ठीक है। ऐसे इसको रूल में बदल देंगे। अगला नियम देखेंगे, यानी कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें इन्फिनेटिव यानी कि जो टू होता है तो टू के स्थान पे, यानी कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें इन्फिनेटिव के स्थान पे फॉर प्लस नाउन आता है, मतलब जो इन्फिनेटिव के बाद जो वर्ब आता था अब वो वर्ब के रूप में नहीं आएगा, अब वो फॉर प्लस नाउन के रूप में भी आता है। तो ऐसे वाक्यों में दैट से प्रारंभ होने वाले क्लास, यानी कि जो दैट से, यानी कि अगला दैट के बाद अगला जो क्लास प्रारंभ होगा, तो दैट से प्रारंभ होने वाले क्लास में क्रिया का प्रयोग बड़ी ही सावधानी से करते हैं। कैसे? क्योंकि दिए हुए वाक्य में क्यों करते हैं क्रिया का प्रयोग सावधानी, क्योंकि दिए हुए वाक्य में फॉर के बाद किसी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि फॉर के बाद किसी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि फॉर के बाद नाउन का प्रयोग होता है। तो हम उस वाक्यों में फॉर प्लस नाउन का प्रयोग जब भी करते हैं तो जब भी उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ऐसे वाक्य को ट्रांसफॉर्म करते समय उस वाक्य को एक्सप्रेशन, उस वाक्य का एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि उस वाक्य का एक्सप्रेशन क्या है, मतलब फॉर प्लस नाउन के लिए एक्सप्रेशन क्या दे रहा है, उस हिसाब से उस वाक्य को हम चेंज कर लेते हैं। जैसे देखिए, हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर, इसके कहने का मतलब ये है कि उसका दुख उतना गहरा है कि वह आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता है। चूंकि फॉर टीयर है, टीयर से नाउन है, देखो हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर, उसका दुख इतना गहरा है कि वो आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता है। तो इसको हम चेंज करेंगे, हिज सारो इज सो डीप, हिज टू को सो में, हिज सारो इज सो डीप दैट, आप यहाँ पे आ जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे हिज है तो जाहिर सी बात है हिज सारो है, मतलब उसका दुख, यहाँ हिज है, यानी कि पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। तो अब इसको ही में बदल देंगे, तो ही कैन नॉट एक्सप्रेस, ही कैन नॉट एक्सप्रेस। अब चूंकि आंसुओं में व्यक्त करना है तो एक्सप्रेस इन टीयर, एक्सप्रेस इन टीयर ऐसे होता है। या इसको ऐसे भी बदल सकते हैं, हिज सारो इज सो डीप दैट। अब इस देखिए यहाँ पे इट का प्रयोग किया गया है चूंकि आंसुओं के लिए, यहाँ पे हम इट का प्रयोग कर दिए, इट कैन नॉट एक्सप्रेस इन टीयर, इसी इट का प्रयोग, यानी कि जो सारो होता है सारो के लिए हम इट का प्रयोग कर दिए।
इसका इट का प्रयोग किसके लिए किया गया है? शारो के लिए। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टीयर, यानी कि जो हमारा शारो है उसे हम आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टीयर। या एक और एग्जांपल लेते हैं, माई हार्ट वॉज टू फुल फॉरवर्ड, मतलब मेरा हृदय इतना भरा हुआ है कि मैं इसे, इतना दुख से भरा हुआ है कि मैं इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता या शब्दों में नहीं बोल सकता। इस वाक्य को ऐसे बताएंगे, माई हार्ट वॉज सो फुल, टू को शो में, माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई कुड नॉट, क्यों कुड नॉट लगाया? देखो यहाँ पे वाज है, इसलिए आई कुड नॉट स्पीक आउट, क्योंकि हमको बोलना है ना, तो इसलिए स्पीक आउट। मैंने आपको बताया पहले कि वाक्य के एक्सप्रेशन के अनुसार फॉर प्लस नाउन वाले वाक्यों में वाक्य के एक्सप्रेशन के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं कि डैट क्लास के बाद वाला वाक्य जो आएगा इसमें फॉर प्लस नाउन के लिए इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इस वाक्य को प्रयोग में लाते हैं। माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई कुड नॉट स्पीक आउट इन वर्ड। तो मित्रों ऐसे नियम को देखेंगे। अब अगला नियम, यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो, पहले हमने क्या बताया कि टू के पश्चात एडजेक्टिव, यानी कि टू के पश्चात एडजेक्टिव भी आता था और इन्फिनेटिव भी आता। अब क्या होगा कि यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन वाक्य में इन्फिनेटिव का प्रयोग न हो, पहले इन्फिनेटिव होता था पर अब क्या होगा, टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग होगा लेकिन इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होगा। तो ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं, तो टू के स्थान पे, ऐसे वाक्यों में अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं, वाक्य को चेंज करते हैं, तो टू के स्थान पे हमको सीधा सीधा आता है कि एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग कर लेंगे। किसका प्रयोग कर लेंगे? एक्सट्रीमली या ओवर। या इसके दूसरे प्रोसेस में इसका एक और प्रोसेस होता है कि टू को हटाकर, यानी कि अगर उस वाक्य में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टू को हटा दिया जाता है और अंत में, यानी कि जो टू के स्थान पे इसके लास्ट, वाक्य के लास्ट में इस कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं, जैसे एक फ्रेज है ये बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट्स का प्रयोग कर लेते हैं। टू के स्थान पे इसको हटा के बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट्स का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। या प्रोसेस नंबर 3 हम आपको बता दें कि प्रोसेस नंबर 2 है, प्रोसेस नंबर 3 को भी हम बता देते हैं। एडवर्ब टू को हटाकर, यानी कि टू को हटाकर टू के बाद, यानी कि जो टू होता है टू के बाद प्रयुक्त एडजेक्टिव एडवर्ब को, यानी टू को हटा देते हैं, टू के बाद जो प्रयुक्त एडजेक्टिव या तो एडजेक्टिव आता है या तो एडवर्ब आता है, तो या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब, क्योंकि दोनों की डिग्रियां सेम होती है। एडवर्ब की भी 3 डिग्रियां होती है और एडजेक्टिव की भी 3 डिग्रियां होती है। इसलिए इसमें दिया है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में, यानी कि उसके कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। और जाहिर सी बात है जब कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं तो उसके जस्ट बाद, यानी कि उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के जस्ट बाद देन का प्रयोग करते हैं और देन के तुरंत बाद उस वाक्य से संबंधित प्रोनाउन, यानी कि जो वाक्य होगा उस वाक्य से संबंधित प्रोनाउन का प्रयोग करके अब इसमें एक सहायक क्रिया आ जाती है, शुड बी या शुड हैव बीन। शुड बी या शुड हैव बीन, इस पे आप केयर करेंगे तो देन के तुरंत बाद प्रोनाउन का प्रयोग करके शुड बी या शुड हैव बीन का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए मित्रों आइए हम एग्जांपल दिखाते हैं। ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, तो इसको हम बदलते हैं। इस टू को हमने आपको बताया कि टू के बाद यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो टू के बाद यानी कि एक्सट्रीमली या ओवर, ही इज एक्सट्रीमली या ओवर, उसको दोनों बदल सकते हैं। ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज या ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, दोनों हो सकता है। इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से बदलते हैं। ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यहाँ देखिए ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, क्या किया है हम टू को हटा दिए हैं और टू के बदले में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग किया है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर दिया है। वही वाक्य है। एक और वाक्य, माई मदर इज टू फैट। अब इस वाक्य को हम डिग्री के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया आपको माई मदर इज टू फैट, इसको बदलेंगे माई मदर इज, हमने आपको क्या बताया टू के बाद जो एडजेक्टिव एडवर्ब आता है इसको हम कंपैरेटिव डिग्री, तो फैट का कंपैरेटिव डिग्री फैटर होता है। माई मदर इज फैटर देन, अब यहाँ पे सी का प्रयोग होगा कि सी का प्रयोग, तो माई मदर है यहाँ पे मदर मतलब कि फेमिनाइन जेंडर और माई मदर इन थर्ड पर्सन यानी कि सी। माई मदर इज फैटर देन सी शुड बी, सी शुड बी, ये हो गया। तो मित्रों कल इसके आगे वाली वीडियो हम अपलोड कर लेंगे, तब तक आप इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे। भली बात इसको देख लीजिए और यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है पूरे नियमों में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंचेगा और मैं प्रयास करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से ग्रामर के हर नियमों को मैं बताऊं, समझाऊं। धन्यवाद।